एम आई ऑडिबल विजिबल? हाँ, तो स्वरस कल्पना में किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। अब आती है सेकंड कल्पना, वो है कल्क कल्पना। कल्क मतलब चटनी, ठीक है। तो ये सेकंड कल्पना है। इसमें क्या है, पत्थर की शिला पर बारीक पीसे हुए चटनी या लुगदी जैसे औषध द्रव्य को कल्क कहते हैं। अब चरक वाली डेफिनेशन देख लेते हैं। यह पिंडो रस पिष्टा नाम स कल्क है प्रकीर्तित है कि भाई जिस द्रव्य को रस सहित पीस कर पिंड बना लेना उसका कल्क कहलाता है। इसकी फिर वही शारंगधर वाली डेफिनेशन ही ऑथेंटिक है और सबसे मेन है, ठीक है। क्या कहते हैं शारंगधर? द्रव्यम मार्द्रम शिलापिष्टम शुष्कम व सजलम भवेत प्रक्षेपावाप कल्कास्ते तन्मानम कर्ष संमितम। भाई यहाँ पे क्या बोला है? द्रव्यम आर्द्रम, कि आर्द्र द्रव्य को शिलापिष्टम शिला पर पीसते हैं, या फिर शुष्क को तो सजलम भवेत जल मिलाकर फिर पीसते हैं, ठीक है। तो पीसने पर जो पिंड या चटनी या लुगदी बनती है उसको कल्क कहते हैं। यानी आर्द्र द्रव्य को डायरेक्ट शिला पर पीसना, या फिर शुष्क द्रव्य है तो उसको पानी मिलाकर पीसकर जो चटनी जैसी लुगदी जैसी कल्पना तैयार की जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? कल्क कल्पना बोलते हैं। प्रक्षेप और आवाप इसके पर्याय हैं। तन मानम कर्ष समितम, यानी इसकी मात्रा कितनी है? 1 कर्ष, ठीक है। प्रक्षेप द्रव्य कल के मधु घृतम तैलम देयम द्विगुण मात्रया सीता गुणौ समूह दद्यात द्रवास देयस चतुर्गुणा। अब यहाँ पे क्या बता रखा है? मधु, घृत, तेल, ये कितनी मात्रा में देना है? द्विगुण मात्रा में। यानी 1 कर्ष अगर आपने कल्क लिया है तो उसमें मधु अगर मिलाना है, घृत मिलाना है, तेल मिलाना है तो वो द्विगुण दोगुनी मात्रा में यानी 2 कर्ष मात्रा में मिलानी है। सीता गुणौ समौ दद्यात्, अगर मिश्री या गुड़ मिलाना है तो समान मात्रा में, जितनी मात्रा आप पेशेंट को दे रहे हो उतनी मात्रा में। और अगर कोई लिक्विड मिलाना है, कोई स्वरस वगैरह कुछ मिलाना है तो वो जो है जल मिलाना है तो वो कितनी मात्रा में? चतुर्गुण मात्रा में मिलाना है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे प्रक्षेप बता रखे हैं। अब उपयोग देखते हैं कल्क के। तो कल्क को कैसे काम में लिया जाता है? कल्क औषध के रूप में खाया जाता है, ठीक है, ये आपको पता ही है। फिर स्नेह पाक स्नेह मूर्छना में क्या होता है? कल्क डालकर भर्जन किया जाता है। अब अपन स्नेह कल्पना पढ़ेंगे तो उसमें औषध कल्क होगा, औषध को कल्क रूप में या क्वाथ रूप में डालते हैं, तो कल्क रूप में डालते हैं इन जनरल। तो वही बता रखा है यहाँ पे, स्नेह पाक है स्नेह मूर्छना में कल्क डालकर भर्जन किया जाता है। फिर प्रलेप व प्रदेह के रूप में कल्क का प्रयोग किया जाता है। आप कोई भी लेप वगैरह लगाते हो तो वो कैसा होता है? पेस्ट ही तो होता है, वो चटनी जैसा ही तो होता है। तो इसलिए वो भी अपना क्या हो गया? कल्क कल्पना के अंतर्गत आ गया। फिर व्रणों का शोधन के लिए, शुद्ध करने के लिए, उनके रोपण के लिए, सूजन को दूर करने के लिए भी कल्क का प्रयोग किया जाता है। प्रमथ्या निर्माण कल्क डालकर किया जाता है। प्रमथ्या जब अपन पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे। अब कल्क के एग्जाम्पल में निम्ब कल्क। निम्ब कल्क में क्या है? व्रण का शोधन एवं रोपण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक्सटर्नल प्रयोग हो गया। इंटरनल प्रयोग वमन, कुष्ठ, पित्तज विकार, कफज विकार और कृमि को नष्ट करने वाला होता है इंटरनली प्रयोग करने पर, ठीक है। तो ये एक निम्ब कल्क हो गया। फिर रसोन कल्क। रसोन कल्क में क्या है? तिल तेल मिलाकर खाने पर भीषण वात रोग, ठीक है, अपतंत्र कप्तानक जैसे पक्षाघात अर्दित रोग, इनमें जो है ये काम आता है। इसके अलावा विषम ज्वरों को नाश करता है। इसके अलावा रसोन का प्रयोग कहाँ? पारस शोधन में भी अपन ने किया था, लहसुन डाली थी ना अपन ने, तो वो अपने पारद के शोधन में इसका प्रयोग आ गया। तो ये क्या हो गया? कल्प कल्पना, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा है, कल्प नहीं, क्वात कल्पना है तीसरी। तो कल्प कल्पना में किसी को कोई डाउट? हाँ या ना बोल दिया करो ताकि आगे बढ़े। नहीं है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वात कल्पना पे। पंचविध कषाय कल्पना के अंतर्गत आने वाली तृतीय कल्पना है। इसमें शुष्क एवं आर्द्र द्रव्य को यवकूट करके जल के साथ उबालकर छानने के बाद जो द्रव प्राप्त होता है उसको क्वाथ या कषाय या श्रित या निर्यूह कहते हैं। डिकॉक्शन इसका इंग्लिश नेम है, ठीक है। हिंदी में अपन बोलते हैं काढ़ा। अब चरक की तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। वन्नौ तु क्वथितम द्रव्यम श्रितमाहुष चिकित्सिका, कि उसको क्या है? अग्नि पर उबाल दो और वो क्या है? अपनी क्वाथ कल्पना कहलाती है, ठीक है। द्रव्य को जल में साथ अग्नि पर उबाल कर जो द्रव प्राप्त होता है उसको श्रित या क्वाथ कहते हैं। अब जो आपको डेफिनेशन याद करनी है वो शारंगधर वाली। पानीयम षोडश गुणम शून्य द्रव्य फलेक्षेपेत मृत पात्रे क्वाथियेत ग्राह्यम अष्टमांशावशेषितम तज्जलम पायेत धीमान कोशनम मृदु अग्नि साधितम श्रुतम क्वाथ कषायश्च निर्यूह से निगद्यते। आखिरी लाइन याद हो या नहीं हो कोई बात नहीं, ये आप कैंसिल कर दो चाहे,
लेकिन बाकी 3 लाइन आपको याद होनी चाहिए। पानीयम षोडश गुणम, 16 गुना पानी डाला। शून्य द्रव्य पलेक्षेपे, द्रव्य कितना डाला? एक पल, यानी एक पल द्रव्य तो 16 गुना यानी 16 पल पानी डाला। ठीक है। फिर मृत पात्रे, मिट्टी के पात्र में क्वाथेत, उबालना है। कितना शेष रखना है? ग्राह्यम अष्टमांशावशेषितम, अष्टमांश मतलब 1/8 भाग जो है शेष रखना है। ठीक है। तज्जलम पायेत धीमान कोषणम मृदु अग्नि साधितम, इसको पकाना किस पे है? मृदु अग्नि पर। और कैसे पीना है? कोषणम यानी निवाया करके जो है अपन को पीना है। ठीक है। इसके श्रित क्वाथ कषाय निर्युह पर्याय है। समझ में आ गई डेफिनेशन? तो यवकूट किए हुए एक पल द्रव्य में 16 गुना पानी मिलाकर मंद अग्नि पर पाक करें और अष्टमान शेष रहने पर उतार कर छान ले। बुद्धिमान चिकित्सक इस क्वाथ को जो है निवाया करके पिलाए। ठीक है। इसके पर्याय की बात कर लिया अपन ने। अब क्वाथ निर्माण हेतु जल की मात्रा की अगर अपन बात करें तो शारंगधर ने 16 गुना जल डालकर अष्टमान शेष रखने का नियम बताया है। ठीक है। क्वाथ निर्माणार्थ सामान्य सिद्धांत यह होना चाहिए कि क्वाथ में उतना ही जल लेना चाहिए और उतनी ही देर पकाना चाहिए जितने औषध द्रव्य का संपूर्ण सार भाग जल में आ जाए। ठीक है। तो ये यहाँ पे एक नियम बता रखा है कि भाई अपन को तब तक क्वाथ करना चाहिए वैसे तो इन जनरल जब तक कि उस द्रव्य का सारा सार जो है पानी में ना मिक्स हो जाए। ठीक है। बाकी जो शारंगधर का नियम है वो षोडश गुना पानी डालकर अष्टमान शेष रखने को है ही। फिर शारंगधर ने ही द्रव्य के संघात यानी मतलब उसकी जो है कंसिस्टेंसी के आधार पर बता रखा है कि अगर मृदु द्रव्य है तो 4 गुने पानी से भी काम चल जाएगा। क्यों? सार जल्दी छोड़ देगा। मध्यम द्रव्य है तो उसमें थोड़ा ज्यादा पानी चाहिएगा, 8 गुना। और कठिन द्रव्य है तो उसमें 16 गुना पानी डालना है। ठीक है। तो प्राय क्वाथों में मृदु, मध्य और कठिन सभी संघात के द्रव्य मिश्रित होते हैं। अतः जल की मात्रा का निर्दिष्ट न हो तो मध्यम मार्ग अपनाकर 8 गुना जल डालकर क्वाथ निर्माण करना चाहिए। किंतु यह नियम सर्वत्र लागू नहीं होता है। द्रव्यों के न्यून या अधिक मात्रा होने पर यह सिद्धांत बदल जाता है। पहले तो इन्होंने संघात के आधार पर बता दी मात्रा कि भी अगर मृदु द्रव्य है, हल्का द्रव्य तो सार जल्दी छोड़ेगा, इसलिए वहां पानी की ज्यादा नीड है नहीं। आप 16 गुना पानी डाल दो और वो द्रव्य ही पिघला जाए, उसकी कंसिस्टेंसी मतलब वो क्या है पानी में मिक्स हो जाए वो द्रव्य, ऐसा हो इतना मृदु हो। तो इसलिए जो है वहां पे पानी कम मात्रा में प्रयोग करो। ऐसे ही जो कठिन द्रव्य है उसमें जितना ज्यादा पानी यूज करोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है। तो ये बता रखा है यहाँ द्रव्य संघात के आधार पर। अब बता रखा है मात्रा के अनुसार कि भाई 1 कश से 1 पल तक अगर आपने लिया हो तो 16 गुना पानी डालो, मतलब कम मात्रा में अगर आपने लिया तो 16 गुना। उससे ज्यादा यानी 1 पल से 1 कुड़ाव मात्रा तक लिया हो तो आपको 8 गुना जल डालना है। और 1 कुड़ाव से 1 खारी यानी अगर ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप ले रहे हो तो 4 गुना पानी डालना सफिशियंट रहता है। ऐसा आचार्य शारंगधर ने कहा है। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बता रखा है कि अगर लघु पाक करना हो यानी हल्का पाक करना हो तो चतुर्थांश शेष रखने के बारे में बताया है। और पूर्ण पाक करना हो तो अष्टमांश शेष रखने के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो ये हो गए बेसिक क्वाथ के निर्माण, ठीक है, क्वाथ की परिभाषा, क्वाथ की मात्रा की बातें। ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्वाथ के भेद। तो टोडरानंद जी ने जो है क्वाथ के भेद बताए। पाचनो दीपनीयश्च शोधना शमनस तथा तर्पणम क्लेदन शोषी क्वाथ है सप्त विधो स्मृत है। 7 प्रकार के क्वाथ बताए गए हैं। अब इनको याद करने की एक ट्रिक मैंने बनाई थी। अब मैं वो कैसे बताऊं आपको, एक सेकंड में है ना, एक बार ये इसको स्क्रीन शेयर रोकता हूँ, मैं एक बार आपको फोटो खींच के और वो शेयर करता हूँ आपके सामने। ठीक है। तो आपको उस तरह से याद हो जाएगा। एक सेकंड है। फोटो। हम्म, ऐसा करूंगा मैं आपको ना शेयर कर दूंगा वो डायरेक्ट ही, या फिर एक बार देखो तो DCI। हम्म, हो जाएगी। हाँ। आपको विजिबल है फोटो?
विजिबल है? हाँ, तो इसमें मैंने दो ट्रिक बनाई थी, तो जौन सी आपको याद हो जाए वो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी मैं हो सका तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा ना। अभी तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं ये वाला हालांकि सिंपल रहेगी ट्रिक। तब पाक का शमशुद्दीन से विशेष लगाव था। ठीक है, तो तव तव से आप याद रख लेना तर्पण। पाक इसमें दो आ जाएंगे, पाचन और क्लेदन। ठीक है, फिर शमशु, शमशु से आप शमन याद कर लेना। दीन, दीन से दीपन याद कर लेना। फिर से आप शोधन याद कर लेना। विशेष मतलब विशोषी। ये 7 प्रकार के जो हैं वेद टोडरमल जी ने बताए। तब पाक का शमशुद्दीन से जो है विशेष लगाव था। एक तो ये ट्रिक थी, दूसरी वो ऊपर लिख रखी है जो, दीपिका पादुकोण शोधन शमन तर्पण के लिए सुशांत के पास गई। तो जौन सी आपको याद हो जाए वो ठीक है। नीचे वाली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर आपको जो है कितना शेष रखना है वो आपको क्रम से याद हो जाएगा। तर्पण में 1 भाग यानी समान समान से क्वथन करते हैं। ठीक है, पाचन में क्या है, वह अर्धांश शेष रखते हैं 1/2। ठीक है, फिर आता है क्लेदन, क्लेदन में चतुर्थांश। फिर शमन में अष्टमांश। फिर दीपन में 1/10। फिर जो है शोधन में 1/12। और जो विशोषी है उसमें 1/16 भाग जो है शेष रखते हैं जल। तो इस तरह से जो है आपको क्रम से याद हो जाएगा इस ट्रिक से। बाकी आपको जो भी याद आए, जिस तरह से भी याद हो जाए, आप कर लेना भेद। 2 नंबर में कई बार भेद पूछ लेते हैं, बाकी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं ही शेयर कर दूंगा ग्रुप में। समझ में आ गया आपको ट्रिक? ठीक है, तो अब हम टॉपिक पे आते हैं। ये क्या हो गए थे, क्वाद के भेद हो गए। कल को हो गया, क्वाद चल रहा है अपना, है ना। हम्म, तो एक वाद के प्रकार पूरे हो गए अपने। जो मेरे को समझाना था वो मैंने समझा दिया कि भाई जैसे यहाँ पे यही याद रखना है, आधा किसका शेष रखना है, पाचन वाले का। शोधन में क्या है, द्रव्यांश 1/12 शेष रखना है। क्लेदन में 1/4। दीपन में 1/10। शमन में 1/8। ठीक है, तर्पण में समांश, केवल क्वथन करना है उसको, मतलब ऐसा। और विशोषी में 1/16 भाग अवशेष रखते हैं। इस प्रकार से क्वाद चूर्ण कैसा होना चाहिए, यवकूट होना चाहिए। यवकूट मतलब बहुत ज्यादा बारीक चूर्ण नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने जो आरयू वाले हैं वो तो जानते ही होंगे, उन्होंने क्या है, कई बार वो लिया होगा गोजीवादी काढ़ा वगैरह, या फिर रासना सप्तक भी लिया होगा कभी, तो वो देखा होगा एकदम यवकूट होता है फॉर्म में, मोटा मोटा होता है वो, बारीक पिसा हुआ, बहुत ज्यादा बारीक नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, यवकूट कोर्स पाउडर जो है प्रयोग में लेना चाहिए। आहार रस के पाक हो जाने पर इसकी मात्रा 2 पल, यादव जी त्रिकम जी ने 1 पल बताई गई है। ठीक है, प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा शर्करा या मधु का प्रक्षेप होगा। तो यहाँ पे शर्करा वातज रोगों में 1/4, पित्तज में 1/8 और कफज में 1/16, जबकि मधु वातज में 1/16, पित्तज में 1/8 और कफज में 1/4। यहाँ पे कर देना, 1/8 नहीं 1/4 है। ठीक है, अब ये कैसे है, समझ में आ रहा है आपको? वात में शर्करा ज्यादा मधु कम बता रखा, और कफ में मधु ज्यादा शर्करा कम। क्यों? कोई नहीं बता सकता ऐसा क्यों किया? भाई शर्करा मधुर शीत होती है, तो वात सॉरी, शर्करा मधुर रस वाली होती है, तो वात का शमन अच्छे से करेगी। ठीक है, मधु जो होगा वो कफ का श्रेष्ठ शामक होता है, इसलिए मधु जहाँ जो है कफ के लिए ज्यादा डाला है कफज रोगों में। शर्करा कम डाली है कफज रोगों में, क्योंकि शर्करा से क्या होगा, कफ बढ़ेगा, इसलिए जो है वहां पे शर्करा का प्रयोग नहीं किया। पित्तज जो है मध्य में आता है, इसलिए वहां पे 1/8 1/8 दोनों में चलेगा, इसलिए यहाँ पे मात्रा बता रखी है ऐसे। ठीक है, अब क्वाथ में प्रक्षेप द्रव्य की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे क्या बता रखा है कि भाई सीता जो है यहाँ पे मतलब मिश्री है, जीरक है, गुगुलू, क्षार, लवण, शिलाजतु, हींग, त्रिकटु, ये सब एक एक क्षाण मात्रा में डालने चाहिए। दुग्ध, घृत, गुड़, तेल, मूत्र या अम्ल अन्य द्रव्य हो, अगर कोई कल को चूर्ण आदि का प्रक्षेप करना हो, तो 1 कश यानी 12 ग्राम मात्रा में मिलाना चाहिए। ये सब यहाँ पे बता रखी है। अब क्वाथ निर्माण के समय अपन को कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। वो क्या रखनी चाहिए, यहाँ पे ये बता रखा है। क्या रखनी चाहिए कि क्वाथ द्रव्यों का यवकूट चूर्ण बनाना चाहिए। ठीक है, यवकूट मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, कोर्स पाउडर, मोटा पाउडर बनाना चाहिए, बारीक पाउडर नहीं बनाना चाहिए। सम्यक पाकोपरांत क्वाथ को
वस्त्र से छान लेना चाहिए कि भाई अच्छी प्रकार से पाक हो जाए, अपन को लगे काढ़ा तैयार हो गया, तो उसको फिर वस्त्र से छान कर प्रयोग करना चाहिए। फिर पकाते समय पात्र के मुख पर ढक्कन नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? कॉमन जनरल बात है, कोई मुझे बताएगा? जल्दी, किसी को नहीं पता? दो रीजन है। पहली बात तो, क्वाथ बनाते अपन क्या करते हैं, पानी उड़ाते हैं। तो अगर आपने ढक्कन लगा रखा है तो पानी उड़ेगा ही नहीं। पहली बात तो ये। क्यों? क्योंकि वहां वेपोराइज होगा, फिर वो ढक्कन पे टकराएगा, ठंडा होगा, फिर वही पानी की बूंदों के रूप में वापस काढ़े में मिक्स हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, पानी नहीं उड़ेगा और उसमें क्या है, सार तो जाया जा रहा है मेडिसिन का, तो वो कल्पना बहुत ज्यादा गुरु होती जाएगी। ठीक है, इसलिए भी यहाँ पे ढकना नहीं चाहिए। फिर मंदाग्नि पर पकाना चाहिए। मंदाग्नि पर क्यों पकाना चाहिए? इससे क्या है, सार पूरा जो है मेडिसिन का अच्छी प्रकार से जो है पानी में मिक्स होता है, इसलिए जो है मंदाग्नि पर पाक करने को बोला है। सुगंधित और उड़नशील तत्वयुक्त द्रव्यों का क्वाथ नहीं करना चाहिए। ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। वोलेटाइल कंटेंट है तो वो क्योंकि खुला ढक्कन है तो वो उड़ जाएगा, तो जो उसका जो लाभ होने वाला था। अब गुलाब का है, गुलाब का अगर आप काढ़ा बनाओगे तो गुलाब का तो जब भी एसेंस है, जो भी उसकी पोटेंसी है, जो भी उसका एक्टिव प्रिंसिपल है, वो वोलेटाइल होने के कारण उड़ जाएगा। एक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है? जो अपने बीमारी पर काम करने वाला तत्व है वो। अगर वो ही नहीं होगा तो फिर उसका कितना ही काढ़े बना लो, काम ही नहीं करेगा। तो वो यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, अब इसके उपयोग काढ़े का अनुपान के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, काढ़े का जो है अनेक कल्पनाएं, जैसे कि स्नेह कल्पना वगैरह हो गई, गंडूश हो गया। ठीक है, निरुह बस्ती वगैरह में बस्ती में काढ़ा देते हैं, काढ़े की बस्ती क्वाथ की। ठीक है, इसके अलावा वर्ण शोधन वगैरह में, आश्चोतन में, इन पान में, सेक में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर आशा वरिष्ठ अवलेह निर्माण में भी जो है इसका, अरिष्ट निर्माण में, अरिष्ट में पाक करते हैं ना, काढ़ा बनाते हैं औषधियों का। ठीक है, तो वो अरिष्ट निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। औषध योगों के निर्माण में भावना देने हेतु क्वाथ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, घन एक्सट्रैक्ट निर्माण भी क्वाथ द्वारा किया जाता है। ये हो गए क्वाथ के उपयोग। अब इसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं। पहला क्या है? पुनर्नवाष्टक क्वाथ। ठीक है, अब पुनर्नवाष्टक क्वाथ का श्लोक अगर आपको याद हो जाए तो बढ़िया बात है। पुनर्नवा अभया निम्ब दारवी तिक्त पटोलकई गुड़ुचि नागर युतई क्वाथो गोमूत्र संयुत है पांडु कासोदर श्वास शूल सर्वांग शोतः। तो इसमें पुनर्नवाष्टक नाम से पता लग रहा है 8 कंटेंट है। ठीक है, कौन कौन से? रासना, गोक्षूर, एरंड, देवदारू, पुनर्नवा, गुड़ुचि, आरगवत, इनसे इन सबको जो है मिक्स करके शुंठी चूर्ण में डालकर पीने पे जो है ये, किसमें? जंगाग्रह, कटिग्रह, पार्श्व पीड़ा, पृष्ठ पीड़ा, ठीक है, और दुसाध्य, आमवात, इन सब में जो है ये काम करता है। ठीक है, अब इसकी जो है एक ट्रिक है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। हम्म, ये होगा शायद। हम्म, ठीक है, दिख रहा है सबको? फोटो दिख रही है? तो ये ट्रिक है इसकी। हरी गुडू दारू को पी पुनः निम्ब पटोल पर सोया। तो हरी से हरित की, गुडू गुडूची, दारू दारू हरिद्रा, कु से कुटकी, याद रख लेना, कुपी, पुनः पुनर्नवा, निम्ब पटोल, ये नाम यू क्यों याद हो जाएंगे, सोया, सोया से आपको क्या याद करना, शुंठी। तो इस प्रकार से हरी गुडू दारू कूपी पुनः निम्ब पटोल पर सोया, ये अपने क्या हो गया, पुनर्नवाष्टक वाद। फिर अगला आता है रासना सप्तक वाद। तो रासना सप्तक में आपको नाम से पता चल रहा है 7 कंटेंट है। रासना क्या है? वात शामक होता है, तो वातज रोग जैसे हो गए, पाश प्रष्टुरु पीड़ा, आम वात वगैरह, उनमें जो है वो काम करता है। तो यहाँ पे क्या क्या है कंटेंट? गोरा देव पुनः आएगु, गो से गोक्षुर, रा से रासना, ठीक है, देव से देवदारू, पुनः से पुनर्नवा, आ से क्या हो गया, आरगवद, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ए से एरंड, गु से गुडुची। तो गोरा देव पुनः आएगु, ये रासना सप्तक वात हो गया। ठीक है,
ये दोनों आपको समझ में आ गए ट्रिक? कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे इनका तो ले सकता है, बाकी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये दोनों की ट्रिक मैंने आपको बता दी, रासना सप्तक और पुनर्नवाष्टक वाद। इनके मैंने प्रयोग भी बता दिए कि पांडु का सुधरोग श्वास शूल सर्वांग शोथ को जो है पुनर्नवाष्टक वाद नष्ट करता है, और जंगाग्रह कटिग्रह वगैरह को जो है रासना सप्तक वाद ये है नष्ट करता है। ठीक है, समझ में आ गया? फिर इसके बाद अपन अब आगे पढ़ते हैं। एक सेकंड ना, निकाल दो टॉपिक। पुनर्नवाष्टक हो गया, रासना सप्तक हो गया, कुलत्थक्वात हो गया। कुलत्थक्वात चल रहा है अपने। कुलत्थक्वात में क्या है, घटक द्रव्य के रूप में कुलत्थ बीज लिए हैं अपन ने और उसमें जल डाला है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उसका काढ़ा तैयार कर लिया अष्टमान शेष रख के। मात्रा एक पल से दो पल इसकी प्रयोग करते हैं, एक पल आपको और दो पल आपको याद रखनी है मेनली। ठीक है, जो शारंगधर ने बताई। फिर विरेचन या वमन होने से उत्पन्न शीत ज्वर का नाशक है। इसके अलावा कृमि रोग, मूत्र रोग, कुलत्थ। आपको याद है किसी के अगर स्टोन वगैरह हुआ हो, आपने सुना होगा, बड़े लोग बोलते हैं कुल्थी की दाल खा ले, सुना होगा ये तो अश्मरी, अश्मरी में जो है कुलत्थक्वात का प्रयोग किया जाता है। आर्तव रोगों में जो है कुलत्थक्वात उपयोगी है। धातुओं के सामान्य शोधन में भी जो है कुलत्थक्वात का प्रयोग किया जाता है। कैसे? धातुओं का सामान्य शोधन का श्लोक सुना दो कोई, जल्दी। किस आया यहाँ पे कुलत्थ? तैले तक्रे गवाम मुत्रे ही आर नाले कुलत्थजे। तो कुलत्थक्वात का यहाँ पे धातुओं के सामान्य शोधन में प्रयोग किया गया है। तो ये अपने क्या होगी, क्वात कल्पना कंप्लीट। अभी तक किसी को कोई डाउट? चलो आगे चलते हैं हिम कल्पना पे। हिम, हिम में आपको ऐसे दिख रहा है, तो है से आप ये क्या याद कर लेना, 6। ठीक है, तो हिम में कितना गुना पानी डाला है, 6 गुना पानी। तो यहाँ पे क्या बताएगा, यवकूट द्रव्य को रात भर शीतल जल में भिगोकर प्रातःकाल मसलकर छान लेने पर प्राप्त द्रव को हिम या शीत कल्पना कहते हैं। परिभाषा इसकी, श्लोक याद करना है। शून्यम द्रव्य पलम सम्यक षड्भिर निर्पलयित प्लुतम निशोषितम हिमय से स्यात् तथा शीत कषायकम। कि एक पल द्रव्य को भली भांति कूट पीसकर 6 पल जल में रात्रि भर भिगोकर प्रातःकाल मसल कर छान लेने से हिम कल्पना बनती है। अब यहाँ पर एक चीज है, कुछ आचार्य कहते हैं यहाँ पर क्या है, हल्का निवाया पानी काम में लेना चाहिए, 6 गुना जल। कुछ लोग कहते हैं ठंडे पानी से भी काम चल जाता है। ठीक है, लेकिन अपन प्रैक्टिकल बेसिस पे क्या है, अपन सोचते हैं कि भाई रस पूरा आना चाहिए द्रव्य का, तो इसलिए थोड़ा सा जो निवाया सा पानी है ज्यादातर वो यूज करते हैं। बाकी ठंडे और निवाया दोनों से इतना फर्क नहीं पड़ता, बस मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ ये चीज। आपको बस याद ही रखना है, यहाँ पे 6 गुना पानी काम में लिया है। मात्रा अकॉर्डिंग टू शारंगधर संहिता 2 पल, और यादव जी त्रिकम जी ने 1 पल बताई है। ठीक है, प्रक्षेप द्रव्य जो है क्वाथ के समान जो है अपन को प्रयोग करने चाहिए। फिर इसमें एक धान्य खेम आता है। ठीक है, धनिये का पानी, इसके बारे में किसी ने कुछ सुना है? ये भी बड़े बुजुर्ग लोग, बिल्कुल परफेक्ट, और भी जगह अपन यूज करते हैं इसको। बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं हार्मोनल डिस्टरबेंस में देते हैं, जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर्स में, जैसे कि पीसीओडी में, जो कि बहुत कॉमन है। जैसे किसी के भी आपकी जानकारी में हो तो आप उसको कह सकते हो कि हाँ मेडिसिन ले रहे हैं तो लेते रहे, लेकिन ये भी साथ में ट्राई करके देख, इसके रिजल्ट भी अच्छे होते हैं, हार्मोन बैलेंस होते हैं इससे। तो धान्य किम जो है पीसीओडी हो गया, थायराइड हो गया, उसमें ट्राई कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे ये बता रहा है शर्करा के साथ प्रातः काल अंतर्दाह तृष्णा का शमन करना और स्रोतसों का शोधन, यहाँ पे मेजर रोल इसका है। स्रोतसों का शोधन होगा ना तो उससे हॉर्मोन्स वगैरह बैलेंस होते हैं। स्रोतसों में कोई खराबी हो, दुष्टि हो, तो उससे क्या होता है, हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है हिम, हाँ, धान्य किम का प्रयोग वहां किया जाता है। अब धान्य किम में कौन सा धनिया काम में लेते हैं? साबुत धनिया। क्यों? क्योंकि अगर आप पिसा हुआ धनिया लेते हो तो वो अच्छी प्रकार से छन नहीं पाता, तो उससे आपके टेस्ट में जो है दिक्कत हो सकती है। बाकी तो वो भी आप प्रयोग कर सकते हो। बाकी साबुत धनिया तो क्या है, यूं क्यों छन जाएगा, काम में आ जाएगा। तो वो धान्य हिम हो गया। फिर सारीवादी हिम,
तो सारीवा दो पल मात्रा में इसका शर्करा अनुपान है। तो रक्त विकार, पित्तज व्याधि, पांडु, कंडू, हस्तपाद दाह, अम्ल पित्त, ठीक है। पुराण ज्वर यानी दीर्घ ज्वर जो है उसमें अपन इसको काम में लेते हैं। सारीवा का मुख्य कर्म पता है किसी को? मुख्य कर्म पूछा है मैंने। रक्त, ना 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 ना, सारीवा रक्त प्रसादक नहीं होता, रक्त प्रसादक होता है जहां तक मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, रक्त प्रसादक, हाँ रक्त का ही मतलब रक्त से रिलेटेड इसका मुख्य कर्म है। रक्त प्रसादक, रक्त शोधक ऐसा कुछ होता है। ठीक है, मेरे को बताना, मैसेज करना जिसको भी मिले। पीवी क्या बोलते हैं, इसमें मिल जाएगा प्रियव्रत शर्मा में, आगे टेबल में किसी के पास हो तो मेरे को भेजना। पित्त प्रमाथि हिम, ये भी यहाँ पे इसका क्या है, कामला वगैरह में इसको प्रयोग किया जाता है। कामला क्या है कि पित्त के कारण ही होता है। जैसे पांडु हो गया पहले पित्तज निदानों का सेवन करने से, ठीक है। अब व्यक्ति के पांडु है लेकिन उसके बावजूद वो पित्त प्रकोपक आहार विहार का सेवन करता है, तो उसके क्या हो जाता है, वो कामला यानी जॉन्डिस में डेवलप हो जाता है। तो इसलिए आप इस तरह से याद रख सकते हो, पित्तज डिसऑर्डर में जो है पित्त प्रमाथि हिम का प्रयोग किया जाता है। अब लास्ट आती है अपनी फांट कल्पना, आज का अपना लास्ट टॉपिक है। पांचों पंचविध कषाय कल्पना ताकि आज कंप्लीट हो, फिर कल से अपन और थोड़ा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फांट पंचम और अंतिम कल्पना, इसमें क्या होता है कि औषध द्रव्य को कूटकर उष्ण जल में भिगोया जाता है। तो ये अपने फांट कल्पना होगी। जैसे चाय, तो फांट में आपको ये दिख रहा है, ऐसे ही होता है फे, तो फे में आपको चार दिख रहा होगा। एक सेकंड वापस बनाता हूं मैं, ये फे है, तो फे में आपको ये चार दिख रहा है, तो ये फांट मान लो आप। फांट में कितने गुना पानी, चार गुना पानी, ठीक है। तो शून्य द्रव्य पले सम्यक जलम उष्णम विनिक्षिपेत मृत पात्रे कुड़वोन्मानम ततस्त श्राव्येत पटत स स्यात् चूर्ण द्रव्य फांटस तन्मान द्विपलोन्मितम, कि पांट की मात्रा दो पल है, स्यात् चूर्ण द्रव, चूर्ण द्रव इसका पर्याय है। ठीक है, क्या बता रखा है, मिट्टी के पात्र में एक पल औषध द्रव्य का यवकूट चूर्ण तथा एक कुड़व उबलता हुआ उष्ण जल मिलाकर उस पात्र को ढक दें। जब जल कुछ गुनगुना रह जाए तब हाथ से मसलकर वस्त्र से छान ले। इस प्रकार प्राप्त द्रव्य को फांट या चूर्ण द्रव कहते हैं। अब इसकी तुलना चाय से की गई है। कैसे की गई है, अपन जो घर में चाय बनाते हैं उबाल के, उससे नहीं, वो अलग चीज है। ठीक है, जो आप रेलवे स्टेशन में या ट्रेनों में जो अपन को चाय मिलती है ना डिप करने वाली, उससे यहाँ पे आप तुलना कर सकते हो। वहां पे क्या होता है, अपन दूध वूध उबाल के अलग रख लेते हैं, फिर ये जो है अपने चाय अलग होती है जो डिप करने वाली होती है। ठीक है, फिर क्या करते हैं अपन, एक कप में वही गर्म उबलता पानी या दूध लेते हैं और उसमें वो चाय को डिप करते जाते हैं, 5-7 बार डिप करके रख देते हैं। थोड़ी देर रखने के बाद जब हल्की निवाई हो जाती है तो उसमें फिर शुगर मिला कर और अपन पीते हैं। तो वो वाली जो चाय है उससे तुलना की गई है, ना कि अपन घर में जो उबालते जाते हैं ना काढ़ा बना देते हैं, उस चाय से नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे है कि चाय एक प्रकार की फांट ही है, किंतु उसे उपरोक्त विधि से बनाने पर ही फांट कहा जा सकता है, यहाँ पे यही बता रखा है। ठीक है, परंतु लोग चाय की पत्ती, चीनी, दूध डालकर उबाल कर चाय बनाते हैं जो क्वाथ विधि के समान है। समझ में आ गया को, ये बात बतानी इसलिए जरूरत थी, लोग कई बार मेरे पास डाउट आए हुए, तुम्हारे जस्ट सीनियर बैच के भी आए थे इस मामले में, कि वो चाय से इसको कैसे कंपेयर कर दिया, चाय तो अपन उबालते जाते हैं। तो मैंने कि वो वाली चाय से कंपेयर नहीं किया यहाँ पे। यहाँ पे आप एक तरह से ग्रीन टी जो पीते हो ना गर्म पानी में जो है डिप करके पीते हो, उससे अपनी तुलना की गई है फांट कल्पना की। ठीक है, तो वो है यहाँ पे। अब इसमें प्रक्षेप द्रव्य मिश्री, मधु, गुड़ आदि का जो है प्रक्षेप के रूप में प्रयोग करते हैं, यह आ गया। फिर फांट में पंचकोल फांट, पंचकोल के कंटेंट बताओ मेरे को जल्दी। और पांचवा नाग सौंठ, ठीक है, शुंठी। तो यही है, इन पांचों को एक एक पंचकोल यानी एक एक कोल मात्रा में लेकर यवकूट चूर्ण करके उनमें कितना 10 तोला पानी मिलाकर जो है उबलते जल में डालने पर जो है ढक दें, फिर कुछ समय बाद ठंडा होने पर मसल कर छान कर प्रयोग कर दें। ठीक है, ये क्या हो गया, कफ नाशक हो गया, वात ज्वर नाशक हो गया, प्रतिश्चाय रोग नाशक हो गया, दीपन पाचन करेगा, ये सब करेगा। यष्टि मधु फांड, ये तुम आप जब पंचकर्म में आओगे जब तुम्हें ज्यादा सुनने को मिलेगा। यष्टि मधु फांड का क्या करते हैं, पिलाते हैं पेशेंट को और वमन करवाते हैं। ठीक है,
तो यष्टि मधुपान ग्रंथों में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन इसकी 1 से 2 बल मात्रा होती है। दाह शामक होता है, पित्त शामक होता है, केश्य होता है, वेदना स्थापन करता है, शोणित स्थापन करता है, कंटुनाशक होता है, चक्षुष्य होता है, मेद्य रसायन होता है। इसके अलावा आप इसका एक उपयोग वमन करवाने में सहायक के रूप में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, वमन द्रव्य खिलाने के बाद भी अगर वमन ना हो रहा हो तो यष्टि मधु फांट पिलाते हैं पेशेंट को। इस प्रकार से अपने आज 5 मुख्य कषाय कल्पनाएं कंप्लीट हो गई। अब कल से अपन प्रमथ्या से स्टार्ट करेंगे आगे। ठीक है, कल मैं इन 5 के श्लोक सुनूंगा तुम सबसे, श्लोक याद करके आना। ठीक है, समझ में आया? आज की क्लास में कोई डाउट है? ठीक है, फिर कल पढ़ते हैं ना। ओके।